नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे उषा प्रियंबदा की बहुत ही चर्चित कहानी वापसी। वापसी उषा प्रियंबदा की बहुत ही चर्चित कहानी जो है वो मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1962 ईस्वी में हुआ। और इस कहानी ने नई कहानी आंदोलन को एक विशेष पहचान वापसी कहानी ने दी है। वापसी कहानी का जो सार है, जो कथानक है, वो गजाधर बाबू के इर्द गिर्द घूमता है। गजाधर बाबू ने 35 वर्ष रेलवे विभाग में नौकरी की है और अब वो सेवा निवृत्त हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं। 35 वर्ष सेवा करने के बाद जो है एक छोटे से स्टेशन पर रहते थे, रेलवे स्टेशन में छोटे स्टेशन पर रहते थे और 35 वर्ष उन्होंने उसी स्टेशन पर गुजार दिए हैं। अब उनकी रिटायरमेंट हो रही है। उनका एक नौकर गणेशी है। जिस दिन उनकी रिटायरमेंट होनी है, सेवानिवृत्ति होनी है, गणेशी जो है उनको बेसन के लड्डू जो है वो लाता है। बहुत गणेशी की पत्नी ने बहुत प्यार से गजाधर बाबू के लिए वो लड्डू दिए थे। अब गजाधर बाबू बहुत उत्सुक है घर जाने के लिए। इतने वर्षों बाद घर जाएगा, घर के सदस्यों के साथ प्यार मोहब्बत से रहेगा, हंसी, जितना भी शेष जीवन बचा है उस जीवन को हंसी खुशी बिताएगा। इस खुशी में जो है गजाधर बाबू वो हंसते हंसते घर की ओर रवाना होता है। उसके हृदय में कहीं ना कहीं टीस है, दुख है अपने स्टाफ को छोड़ने का। उनका स्टाफ एक परिवार की तरह, जो उनके नौकर थे, खासकर गणेशी को छोड़ने का उसको बहुत दुख है, उनके दूर जाने का, क्योंकि अब जाना ही है। और एक तरफ उत्साह भी है कि परिवार के सदस्यों के साथ मिलेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, हंसी खुशी जीवन के जो कुछ दिन बचे हैं या कुछ साल जीवन के जो बचे हैं उनको मैं हंसी खुशी व्यतीत करूंगा अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर, क्योंकि 35 वर्षों तक वो बाहर रहे हैं, अपने परिवार से मिलजुल नहीं सके, इसलिए उत्साह होना लाजमी है, स्वाभाविक है उत्साह होना। अब रविवार के दिन वो घर में आ जाते हैं। तो जब गजाधर बाबू घर में आए तो घर के जो बच्चे थे आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिलाकर हंसी मजाक कर रहे हैं। उन्होंने देखा, जब जैसे ही वो प्रवेश करते हैं अपने घर के अंदर, कमरे के अंदर, उन्होंने देखा कि नरेंद्र जो है वो किसी फिल्मी नृत्य की नकल कर रहा है, फिल्मी नृत्य की नकल कर रहा है और सारे हंस रहे हैं। उसकी पत्नी को अपने तन वदन की होश नहीं है, कैसा उनका तन बिखरा है, वदन किस तरह, कोई होश नहीं है। उन्मुक्त हंसी हंस रहे हैं परिवार के सदस्य, पूरी तरह से खुले छूट है पूरे परिवार में और हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। कोई नृत्य कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो जैसे ही गजाधर बाबू प्रवेश करते हैं उस दरवाजे के अंदर, सभी जो है चुप हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। गजाधर बाबू को लगता है कि मैं आया तो चुप हो गए, जैसे ही मैंने प्रवेश किया, स्वाभाविक था उनका चुप होना, चुप हो गए। और जब पत्नी जो थी पूजा से लौटी गजाधर बाबू की, तो झूठे बर्तनों को देखकर वो भी नाक भौं चढ़ाने लगी। नौकर का पता नहीं है वो कहाँ चला गया है, नौकर का कोई भी अता पता जो है वो नहीं है। गजाधर बाबू नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं कि कब मुझे नाश्ता आता है, परंतु नाश्ता नहीं आया। उसको याद आया कि जब मैं रेलवे स्टेशन पर था तो चाहे रानीपुर जो पैसेंजर थी वो लेट हो जाए, परंतु गणेशी का नाश्ता जो था वो कभी भी लेट नहीं होता था। परंतु यहां पर उसको नाश्ता नहीं मिल रहा है गजाधर बाबू को अपने घर में। गणेशी की याद आती है कि गणेशी किस तरह से पूरे सही समय का मुझे नाश्ता करवाता था और किस तरह से वो नाश्ते में मुझे जलेबी और गरम गरम पूरियां जो था वो देता था। गणेशी जरा भी चाय देने में के लिए देरी नहीं करता था। परंतु यहां पर कुछ अलग तरह का माहौल देखकर थोड़ा सा हैरान है गजाधर बाबू। पत्नी जो है बसंती और बहू की शिकायत लेकर उसके सामने आई
तो गजाधर बाबू ने कहा बसंती को कि शाम का खाना आप बनाया करो। बसंती जो कि उनकी बेटी थी उसको कह दिया कि शाम का खाना आप जो है वो बनाएंगी और सुबह का जो नाश्ता है वो आपकी भाभी जो है वो बनाएगी। इस तरह से वो नाक भों सिकोड़ने लगी। बसंती बेटी उनकी नाक भों सिकोड़ने लगी। नाश्ता करके गजाधर बाबू जो है वो चले जाते हैं नाश्ता करके। अब घर जो था छोटा सा घर था और अब सदा के लिए आ गए थे गजाधर बाबू उस घर में। अब उनको रहने का प्रबंध, तो उनका रहने का प्रबंध जो है बैठक में ही चारपाई जो है वो लगा दी। कभी कभी उनकी पत्नी शिकायत लेकर आती है तो एक चारपाई के साथ ही चटाई जो है वो रख देती है और उस पर बैठकर लंबे समय तक शिकायतें करती है, बातचीत करती है। लंबी बातचीत उसमें होती है कि एक दिन गजाधर बाबू ने कह दिया कि अब रिटायर होने के बाद पैसों की कमी स्वाभाविक है, पैसों की कमी आ गई है, इसलिए घर के खर्चों में कुछ कमी करना पड़ेगी। जो घर के खर्चे हैं उसमें हम कुछ कटौती करें ताकि हम जीवन यापन अपना अच्छे ढंग से कर सकें। तो इस पर उसकी पत्नी जो है उसको लगा कि मुझे कह रहा है। उसने कहा कि मैं कहाँ अब इससे भी खर्च कम करूं, मैं तो खर्च करती ही कहाँ हूं। तो उसने कहा था कि इस बात पर पत्नी मेरी पत्नी है मेरा सहयोग करेगी, परंतु पत्नी इस बात पर भी सहयोग जो है वो नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि वो अपना दुख लेकर बैठ गई कि जब से शादी हुई है ना तो अपनी मर्जी का पहना है ना तो अपनी मर्जी का खाया है, इससे ज़्यादा खर्च मैं क्या, इससे ज़्यादा कम और मैं करूँ, मेरा खर्चा ही कितना है। तो और घर में लड़ाई जो है वो ज़्यादा हो गई। जब उसने कहा कि खर्चा हमने कम करना है तो कहती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन कभी तक आज तक अपनी पसंद का मैंने पहना नहीं, कपड़ा नहीं पहना है अपनी पसंद का। गजाधर बाबू और परेशान है। वो उल्टा गजाधर बाबू को दोष दे रही है कि जैसे ये जो परिस्थितियाँ आई उनके लिए वो जिम्मेवार है। गजाधर बाबू हैरान है, परेशान है। शाम को एक बसंती ने जानबूझकर खाना जो है ऐसा बनाया कि कोई खा ना पाए। इस तरह का खाना बना दिया खुद ही जानबूझकर कि कोई उस खाने को खा ही ना पाए। गजाधर बाबू ने तो चुपचाप खा लिया, परंतु नरेंद्र जो है उसका बेटा वो उस खाने को नहीं खा रहा है। उल्टे वो बाबू को दोष दे रहा है, गजाधर बाबू को दोष दे रहा है कि किसने कहा इनको, जब बसंती को खाना बनाना ही नहीं आता है तो बसंती को किसने आदेश दिए खाना बनाने के। तो एक दिन गजाधर बाबू ने बसंती को उसकी सहेली के पास जाने से रोक लिया। सहेली के पास जाती थी तो उसके रोक लिया तो वो और जो है बिस्तर पर लेट गई, मुंह जो है ढककर बसंती लेट जाती है। और पिताजी से बोलना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दी बसंती ने अपने बाप गजाधर बाबू से, क्योंकि उसने मना किया था। सारा परिवार का माहौल जो है उनको लगता है ये परिवार का माहौल तो कुछ अलग तरह का हो गया। हम तो स्वच्छंद जीवन जीते थे, हम स्वतंत्र थे, हमारे ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं था, जैसे हमारे दिल में आता था हम वैसे करते थे। परंतु इस गजाधर बाबू के आने के बाद ये परिवार का माहौल कैसा हो गया है। तो जब बसंती ने छोड़ दिया अपने पिता से बात करना तो उसको और ठेस जो है वो लगती है। एक दिन नरेंद्र जो है अपनी माता से कहता है कि उसकी गजाधर बाबू की पत्नी जो नरेंद्र की मां है वो गजाधर बाबू से कहती है कि नरेंद्र कह रहा था कि वो अलग परिवार से अलग हो जाना चाहता है, मैं परिवार में नहीं रहना चाहता हूं, मैं परिवार में अलग होना चाहता हूं क्योंकि अब मेरे मित्र जो हैं घर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अब बाबूजी आ गए हैं तो मेरे मित्र घर नहीं आ पाते हैं, इसलिए मुझे अलग रहना है। तो और बैठक में हमने कहाँ बैठना है, बैठक में चारपाई तो इसकी लगी होती है। तो अगले दिन जो है चारपाई को बैठक से हटा दिया गया और जहां पर उसकी पत्नी रहती थी पत्नी वाले कमरे में चारपाई जो है लगा दी, जहां पर अचार, रजाइयां और खाली कनस्तर जो थे, कनस्तर के डिब्बे जो लगे थे वहां पर एक चारपाई भी लगा दी गई। अब गजाधर बाबू को लगने लगा है कि परिवार के सदस्य जो हैं उसको सिर्फ धनोपार्जन का साधन मानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिस प्रेम की भूख के कारण वह घर आया था वह प्रेम नहीं मिला,
वो बसंती की शादी करने की सोच रहा था, लेकिन अब उसका मन जो है खिन्न हो गया है। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब गजाधर बाबू ने खर्चा कम करने के लिए नौकर की छुट्टी कर दी। नौकर को हटा दिया कि अब खर्चा नहीं होता है और नौकर की छुट्टी कर दी। अब जब नौकर की छुट्टी कर दी तो परिवार के अन्य सदस्यों ने काम करने से मना कर दिया कि हम नौकर नहीं हैं। किसने कहा नौकर की छुट्टी करने के लिए? परिवार के सभी सदस्य जो थे वो बागी हो गए और उन्होंने कहा कि हम काम नहीं करेंगे। नौकर की छुट्टी करने को किसने मना कर दिया काम करने के लिए? अमर ने तो यहां तक कह दिया, मां से कह दिया कि पिताजी से कह दो कि परिवार के मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत आपको नहीं है। आप परिवार के मामलों में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? क्यों नौकर की छुट्टी कर दी? बूढ़े आदमी हैं और चुपचाप पड़े रहें। उन्हें यह कह दिया कि बूढ़े आदमी हैं और चुपचाप पड़े रहें। और सब कुछ गजाधर बाबू ने सुन लिया। वो लेटे थे चारपाई पर और जब वो बोल रहा था अमर, उसका बेटा अमर था एक, वो बोल रहा था कि उनको कह दीजिए कि परिवार के मामलों में आपको टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। बूढ़े हो, बूढ़े बनकर रहिए और कहीं पर पड़े रहिए। ये सब बातें उन्होंने सुन ली। अब गजाधर बाबू बहुत खिन्न हैं। उसको याद आती है कि मैंने 35 वर्ष गुजार दिए, क्यों ना मैं वहीं रहा, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। बहुत दुखी है, बहुत खिन्न है गजाधर बाबू। एक दिन गजाधर बाबू घर आकर अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे सेठ रामजी लाल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ पैसे ही कमा लूं। जब उन्होंने पत्नी को ऐसे कहा कि अगर आप चाहें तो आप भी मेरे साथ चल सकती हो, तो पत्नी ने बहाना बना दिया कि मैं कैसे इस भरे परिवार को कैसे छोड़ सकती हूँ। एक जवान बेटी है बसंती, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ और मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। आप खुशी खुशी जो है वो जाइए। और नरेंद्र और परिवार के सारे सदस्य खुश हैं। अब नरेंद्र जल्दी जल्दी उसका जो बिस्तर जो है वो बांधने लगता है और जल्दी से उसका सामान रिक्शे में रख दिया और उन्हें विदा कर दिया। और अब सभी सिनेमा जाने की तैयारी करने लगे। फिल्म देखनी है, सिनेमा जाने की तैयारी करने लगे। आखिर माँ ने कहा कि अब, उसके बाद माँ ने कह दिया कि ये जो चारपाई लगाई थी इस कमरे में, इस चारपाई को यहाँ से बाहर निकाल दो, यहाँ तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। और गजाधर बाबू के लिए जो एक छोटे से कमरे में जहाँ पर बहुत सारा सामान, उसमें जो चारपाई रखी थी उस चारपाई को भी बाहर निकाल देते हैं। और गजाधर बाबू जो है हंसते हंसते वहाँ से विदा हो रहे हैं और शायद वह उनकी अब आखिरी विदाई है। अब कभी भी वो वापस घर नहीं आएंगे। इस कहानी में उषा प्रियवदा जो वापसी कहानी है, इस कहानी में उषा प्रियवदा ने किस तरह से एक सेवानिवृत्त आदमी की त्रासदी जो है उसको दिखाया है। किस तरह से वो अपने परिवार में खुशियां मनाने के लिए जाता है, परंतु परिवार के सदस्य जो हैं वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। हम किस तरह से एक बूढ़े आदमी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करते हैं आज की युवा पीढ़ी, उसको दर्शाने का प्रयास जो है इस वापसी कहानी में किया गया है। बहुत ही मार्मिक कहानी है और त्रासदी है ये इस युग की त्रासदी है। इस युग के जो हम युवा हैं वो किस तरह से एक पीढ़ी का अंतर को देखते हुए कि हम अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ किस तरह से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, हम अपने जो स्वच्छंदता है उसको कहीं ना कहीं जब टूटने लगती है हमारी स्वच्छंदता तो हम बागी हो जाते हैं। ये आधुनिक और हम संस्कार रहित होते जा रहे हैं। बहुत से विद्रूपताएं जो है इसी कारण से आ रही हैं। तो वापसी कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है उषा प्रियवदा की। ठीक है, तो इसमें जब वो वापस आता है रिटायरमेंट से, उसके बाद दोबारा से वो वापसी कर लेता है किसी और नौकरी के लिए। और शायद वह उसकी ज़िंदगी से ही वापसी थी, एक परिवार से वापसी थी, एक संयुक्त परिवार से उसकी वापसी थी और वो वहीं चला गया जहां से आया था। बहुत मार्मिक कहानी है। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।